बच्चों, बीते दिनों से हमने जाना कि निर्धनता क्या है, निर्धनता को दूर करने के कौन-कौन से उपाय हैं, निर्धन व्यक्तियों का समाज में किस प्रकार से शोषण होता है और ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण ये निर्धनता पूर्णतः किसी भी राष्ट्र में समाप्त नहीं हो पाती। हाँ, हमने पिछली 2 कक्षाओं में ये जाना और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ शायद आने वाली 2 या 3 कक्षाओं में ये प्रक्रिया और चलेगी कि निर्धनता को दूर करने के लिए कौन-कौन सी सरकारी योजना है। यूँ तो एक ही कक्षा में इन सारी योजनाओं को मैं आपको बता सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि लगभग इन सारी सरकारी योजनाओं को बताने के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा और बात समय की नहीं है। आप भी जानते हैं कि आप कुछ समय के बाद ऊबने लगते हैं और आपको मेरी कही गई बातें समझ में नहीं आती, इसलिए रोज़ मैं एक अल्प विराम लेती हूँ और प्रयास मेरा रहता है कि मैं तीन या 4 सरकारी योजनाओं के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूँ, जो आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से स्थिर हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ प्रश्न आपके पाठ्यक्रम का नहीं है। मैंने विगत वर्षों में देखा है कि विभिन्न प्रतियोगिता सिर्फ आरएस आईएएस ही प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती है, ये आप भ्रम अपने मन से हटा दें। अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप जानेंगे कि किस प्रकार की कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें समाजशास्त्र का एक अभिन्न भाग होता है। और अभी ये चीज़ भी मैंने देखी है कि किसी भी प्रश्न पत्र में जो प्रतियोगिता जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आपका रिलेटेड है, उसमें समकालीन सामाजिक समस्याओं के बारे में जब चर्चा होती है तो निर्धनता और बेरोजगारी ये प्रमुखता उल्लेखित होती हैं। इसलिए इस पूरे विषय पर मैं विशेष बल दे रही हूँ, क्योंकि मेरा मंतव्य, मेरा उद्देश्य, मेरी अभिलाषा ये है कि आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करते करते अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं भी देते चले जाएं और कुछ का पैरामीटर ग्रेजुएशन होता है, तो इस पूरे काल में आप उसकी तैयारी करें, जिससे आने वाले समय में आप उन प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास हो सकें, अपने पाँव पे खड़े हो सकें और इस देश का, हमारे समाज का नाम रोशन करें। इसी उद्देश्य और इसी अभिलाषा के साथ आज हम एक चरण और आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि और कौन सी, देखिए कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में हम पूर्व में ही जान चुके हैं। आज हम जानेंगे इंदिरा आवास योजना के बारे में। क्या है ये इंदिरा आवास योजना, ये कब प्रारंभ हुई, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इंदिरा आवास योजना, जिसे क्या कहते हैं, IAS, इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में 1985-1986 में किया गया। किसकी उपयोजना के रूप में? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में। याद रखिएगा, इंदिरा आवास योजना स्वयं में पूर्णतः एक स्वतंत्र योजना नहीं थी, ये उस कार्यक्रम की एक उपयोजना थी जो 1985-86 में आरंभ की गई और उस जो मुख्य कार्यक्रम था उसका नाम क्या था? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों का बिना मूल्य के आवास उपलब्ध कराना था। समझ गए आप? 3 लोगों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना था। बिना मूल्य के का तात्पर्य क्या? वो मुफ्त आवास उपलब्ध कराना था। कौन कौन थे वो? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूर। यहाँ तक हमें स्पष्ट हो गया। 1 अप्रैल 1989 से इसे, देखिए ये आरंभ कब हुई थी? 85-86। कब आरंभ हुई थी? 85-86, परंतु 1 अप्रैल 1989 से इसे जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था। तो पहले तो ये किसका हिस्सा थी, किसकी उपयोजना थी? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की, परंतु 1989 में इसे किस योजना में शामिल किया गया? जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया तथा पुनः
1996 में स्वतंत्र योजना के रूप में इसे लागू किया गया। तो आप देख रहे हैं कि इस योजना में अनेकानेक बार परिवर्तन होते गए। तो इस योजना के निम्न बिंदु क्या थे, ये जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो पहला बिंदु क्या था, वर्ष 1993-94 से इंदिरा आवास योजना का लाभ गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उन ग्रामीण गरीबों के लिए भी उपलब्ध कराया जाता जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। देखिए, पॉइंट नोट कीजिए, क्या नोट करना है हमें। जब ये योजना एक उपयोजना के रूप में आरंभ हुई 1985-86 में, तब इस योजना का जो फ़ायदा था, जो लाभ था, वो सिर्फ 3 लोगों को, 3 तरह के लोगों को मिल रहा था। 3 नहीं, 3 तरह के, 3 प्रकार के लोगों को मिल रहा था। SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब और मुक्त बंधुआ मजदूरों को। परंतु बाद में 1985-86 में तो ये स्थिति थी, परंतु 1993-94 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुक्त बंधुआ मजदूरों के अलावा भी जनरल क्लास, सामान्य वर्ग को भी इसका लाभ मिला, परंतु उसकी शर्त क्या थी कि वो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हों। ठीक है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, वर्ष 1997-98 के दौरान भारत सरकार ने इस योजना के तहत 7.18 लाख मकानों का निर्माण का लक्ष्य रखा था। परंतु देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है। बजाय इस चीज़ की आलोचना करने के, हमें वास्तविकता के धरातल पर इस संबंध में विचार करना चाहिए कि किसी भी योजना का कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, समय परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उस योजना को पूर्णता प्राप्त करना स्वयं में एक बड़ी चुनौती होती है। परंतु योजनाएं किसी अंश तक पूरी होती हैं, ये भी हमें मान के चलना चाहिए। तो 1997-98 के दौरान जो 7.18 लाख मकानों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, परंतु वास्तविक रूप से कितने मकानों का निर्माण हो पाया था, 6.14 लाख मकानों का निर्माण हुआ था। ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं। वर्ष 1998-99 में इस योजना के तहत 9.9 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया। देखिए, सरकारी योजनाओं का एक बहुत सकारात्मक पहलू ये रहता है कि निरंतर ये प्रक्रिया, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, परंतु फिर भी उसके लिए सकारात्मक रूप से प्रयास जारी रहेंगे। और यही किसी राष्ट्र की उन्नति का परिचायक है कि निरंतर प्रयास उस दिशा में व्यक्तियों द्वारा किए जाते रहें, राष्ट्र के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्र स्वयं में एक इमारत नहीं है। राष्ट्र किससे बनता है, आपसे और हमसे बनता है, वहाँ के रहने वाले निवासियों से बनता है। ठीक है। अब हम चौथी योजना की बात करते हैं। इस योजना के तहत मकान का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला के नाम अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम पर किया गया। ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 1 जनवरी 1994 से, याद रखिए ये योजना कब बनी थी, 85-86 में। ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 1994 से इस योजना के अधीन एक मकान के लिए दी जाने वाली सहायता राशि मैदानी क्षेत्रों में 14,000 रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 15,800 रुपये कर दी गई थी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई मैदानी क्षेत्रों में 14,000 रुपये की गई, तो फिर पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी कौन सी विशेष बात है। देखिए, मैं मानती हूँ कि आप में से अधिकांशतः बच्चे पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं गए हैं, पर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ कि क्योंकि मैंने अपनी जीवन में बहुत सारी शिक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर भी प्राप्त की है। पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों के कंपैरिजन में जीवन बहुत कठिन होता है, और यही कारण है कि इस सत्यता से भारत की सरकार परिचित है, और इसी कारण से जो सहायता राशि है मकान के लिए दी जाने वाली, वो मैदानी क्षेत्रों में 14,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 15,800 रुपये की गई। वर्ष 1996 में प्रति आवास सहायता राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया।
क्यों किया गया? अब ये प्रश्न आएगा कि भाई 2 साल में ये सहायता राशि क्यों बढ़ा दी गई? ये आप बुद्धिजीवी वर्ग से संबद्ध हैं और आप ये भली भांति परिचित हैं आप इस सत्य से कि चाहे कितने भी प्रयास किए जाएं, पर विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां उत्तरोत्तर महंगाई नहीं बढ़ती। और इस सत्यता से परिचित होते हुए भारत सरकार ने इस सहायता राशि को बढ़ाकर 14,000 रुपये से 20,000 रुपये कर दिया। इस योजना का नाम अब प्रधानमंत्री की आवास योजना करने पर भी तब विचार हो रहा था। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, एक नई योजना के बारे में हम जानने जा रहे हैं। अभी तक हमने किसके बारे में जाना? इंदिरा आवास योजना के बारे में। अब हम किसके बारे में जान रहे हैं? शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम। ठीक है, पढ़ें इसे, लेकिन इससे पहले हम इसका इंग्लिश वर्जन जानें। इसका इंग्लिश नाम जानें, क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द अर्बन पुअर। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? SEPUP। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है SEPUP का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द अर्बन। आगे समझ में आपको? आगे बढ़े हम। तो भारत सरकार ने यह कार्यक्रम वर्ष सितंबर 1986 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1986 में। याद रहेगा आपको। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? नाम से स्पष्ट होता है भाई, गरीब सिर्फ गांव में नहीं रहते, निर्धन सिर्फ गांव में नहीं रहते, निर्धन शहरों में भी रहते हैं। और इस सत्यता से परिचित होने के कारण भारत सरकार ने कुछ कार्यक्रम ऐसे बनाए जिनका केंद्र बिंदु शहरों में रहने वाले, नगरों में रहने वाले ग्रामीण परिवार भी रहे। और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किया गया। तो भारत सरकार ने कार्यक्रम वर्ष सितंबर 1986 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य महानगरीय, शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में जीवन निर्वाह स्तर के लिए नीचे रहने वाले परिवारों को सब्सिडी और बैंक ऋण की सहायता से स्वरोजगार प्रदान करके प्रोत्साहित करना था। समझ गए आप? अब थोड़ा सा इसको बहुत आम भाषा में तो मैं समझा चुकी हूँ सॉरी, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो शहरों में जो गरीबी की रेखा से नीचे जो व्यक्ति रहते हैं, उन परिवारों के लिए बैंकों को ये सुविधा दी गई कि सब्सिडी रेट पर कम उस पर ब्याज पर सहायता के लिए बैंक ऋण की सहायता से स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। इसके लिए एक योजना दी गई। इस योजना के अंतर्गत किसी भी उपयुक्त कार्यकलाप व्यवसाय को करने के लिए, तो स्वरोजगार का मतलब क्या होता है? अपने लिए स्वयं रोजगार को उत्पन्न करना। उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। इस धन की आवश्यकता के लिए सरकार ने शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किया। और इसके लिए क्या कहा कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उन परिवारों को सब्सिडी और बैंक ऋण की सहायता से रोजगार मिलेगा। अब जो ऋण की व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी कि प्रत्येक हिताधिकारी को लागत के अनुसार 5,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी थी। ठीक है, अब इस वित्तीय सहायता के अलावा जो ऋण लिया जाएगा प्रतिवर्ष 10% ब्याज दर था, जो कि 3 मास की अनुग्रह अवधि के बाद 33 समान मासिक किश्तों में वापस अदा करना होता था। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? फिर ऋणकर्ता सहायता राशि के 25% पर पूंजीगत सब्सिडी पाने का भी अधिकारी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आवेदनकर्ता को संबंधित ग्रामीण विकास क्षेत्रों के अलावा किसी शहर, नगर या अन्य क्षेत्रों का निवासी होना चाहिए तथा कम से कम 3 वर्षों से निरंतर वहाँ का निवासी अगर वो होगा तो आवेदनकर्ता की पारिवारिक आय अगर 600 रुपये प्रति माह है ना, पर मंथ से अधिक अगर नहीं होगी तो ये सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित हिताधिकारियों का हिस्सा संस्था और धनराशि दोनों के अनुसार 30% था।
अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, आप निरंतर देख रहे हैं, आपने कल की कक्षा में देखा, उससे पूर्व की कक्षा में देखा, ये सारी योजनाएं समय समय पर दूसरी योजनाओं के साथ विलय कर दी गई। जैसे हमने पहले छतरी की चार अलग अलग योजनाओं को एक जगह लाके खड़ा कर दिया था, तो इस प्रकार से इन योजनाओं को सम्मिलित कर दिया जाता है। जैसे ये जो शहरी ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द अर्बन पुअर, यह कार्यक्रम 1991 1992 तक तो जारी रहा, किंतु 1992 1993 से इसे नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी सूक्ष्म उद्यम समूह में मिला दिया गया था। किस में मिला दिया गया था? शहरी सूक्ष्म उद्यम समूह में मिला दिया गया। अब हम एक और योजना के बारे में जानेंगे जो निर्धनता को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। अब वो कौन सी योजना थी? कुटीर ज्योति कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम था? कुटीर ज्योति कार्यक्रम। हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार ने 1988-89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम आरंभ किया। अब देखिए, नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, कुटीर मतलब घर, ठीक है, और ज्योति मतलब रोशनी। तो ये पूरा कार्यक्रम किस चीज़ के लिए था? कि लोग अंधेरे से मुक्ति पाएं। और अंधेरे से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? जब घर में बिजली हो। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित, देखिए फिर वही बात जो पहले पूर्व में हम दूसरी योजना में पढ़ रहे हैं कि शुरुआत में तो सिर्फ आदिवासी हरिजन इन सभी के लिए योजना आरंभ की गई जाती है, लेकिन बाद में की गई और बाद में जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जो जनरल कैटेगरी है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो इसमें हम जब भारत सरकार ने ये योजना कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988-89 में प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन, ये हो सकता है मैं आपसे असाइनमेंट में पूछूं कि एक बत्ती विद्युत कनेक्शन किस कार्यक्रम में आरंभ किया गया। एक बत्ती विद्युत कनेक्शन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मार्च 1990 तक कुल 28.69 लाख कनेक्शन जारी किए गए। ठीक है, याद रखेंगे हम कि सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किस कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किया गया था? कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे बढ़े हम, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना क्या है? ये जवाहर रोजगार योजना, हो सकता है आपसे आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि जवाहर रोजगार योजना के बारे में आप लिखें। देखिए, मैं आपको सिर्फ 1 नंबर, 2 अंक, 4 अंक, 20 अंक, हर तरीके के प्रश्न आपको बता रही हूँ। और जब मैं आपको ये सारे प्रश्न बता रही हूँ तो मेरे मन मस्तिष्क में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सारे प्रश्न सिर्फ आपके विश्वविद्यालय जो परीक्षा है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है, उनको केंद्र बिंदु में रखकर नहीं मैं बात कर रही हूँ। इसका जो क्राइटेरिया है, जो दृष्टिकोण है, ये सारे प्रश्न आपको बताने का, वो आपकी आने वाले भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं को लेकर भी है। जैसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में, जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई। मैं बिल्कुल आपको वर्बेटन बता रही हूँ कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई। अब यहाँ लिख देंगे 1989, 1990, 1996, 1974। अब इन चारों में से आपको एक उत्तर ढूंढना है। तो अगर आप अभी जो पिछले मैं 2 दिन से आपको इन योजनाओं में आप ध्यान दे रहे होंगे कि लगातार मैं जिस वर्ष में योजना प्रारंभिक की गई उसमें मेरा विशेष बल रहता है कि आप इसे याद करें, प्लीज़ इसे याद करें। ये सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा।
और कुछ चीज़ों को हमें कंठस्थ करना ही पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें तभी उपयोगी होती हैं जब इन्हें हम कंठस्थ करते हैं, क्योंकि इतनी योजनाएं हैं कि सिर्फ सुनने और समझने से हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। और आप सोचते होंगे देखिए मेरे लिए बहुत सहज है कि इसे मैं एक ही कक्षा में ख़त्म कर दूं, लेकिन इससे बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य, हम निरुद्देश्य भटकने वाली स्थिति हो जाएगी। और अगर हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करना है तो हमें जिस काल में, जिस वर्ष में ये योजनाएं पारित हुई हैं, ये कार्यक्रम आरंभ हुए हैं, वो हमें याद रखना है। तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? 7वीं योजना के अंतिम वर्ष 1 अप्रैल 1989 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NREP, तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? RLEGP। अब देखिए एक प्रश्न मैं आपको बताती हूँ कैसे पूछा जा सकता है। RLEGP का फुल फॉर्म है, अब इसमें अलग अलग, ये एक उत्तर तो सही होगा, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। उसके अलावा ऐसे ही मिलते जुलते उत्तर दे दिए जाएंगे जो कि गलत होंगे। ऐसी स्थिति में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए उत्तर देना सहज होगा कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम क्या है। तो ये योजना आरंभ कब की गई? 1989 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम NREP तथा RLEGP नामक, RLEGP क्या है? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम नामक दोनों कार्यक्रमों का विलय करके जवाहर रोजगार योजना का शॉर्ट फॉर्म क्या है? JRY नामक एक वृहद मतलब बड़ी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इससे पहले हमने कौन सा कार्यक्रम पढ़ा था? शहरी गरीबों के लिए। ये किसके लिए आरंभ किया गया? ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरंभ किया। वर्ष 1993-1994 से ये कार्यक्रम JRY निम्नलिखित 3 धाराओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रीम्स। क्या कहते हैं? स्ट्रीम्स। इस स्ट्रीम्स के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा था। प्रथम स्टिक के अंतर्गत 2 उपयोजनाओं, इंदिरा आवास योजना IAY तथा 10 लाख कुओं की योजना MWS के साथ अपने पूर्व स्वरूप में द्वितीय स्ट्रिक, जिसे इंटेंसिफाइड जवाहर रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत पहचाने गए। 120 पिछड़े जिलों में अतिरिक्त धन की व्यवस्था करके, देखिए इन्होंने इस योजना के अंतर्गत ये स्पेसिफाई किया गया, ये ध्यान दिया गया कि कौन से ज़िले बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। तो 120 पिछड़े जिलों में अतिरिक्त धन की व्यवस्था करके तथा तृतीय स्ट्रिक के अंतर्गत विशिष्ट और नवीन परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया। ठीक है, आगे बढ़े हम। इस वर्ष 1995-1996 के दौरान योजनाओं के मूल्यांकन तथा राज्य सरकारों की मांग के आधार पर 1 जनवरी 1996 से इस कार्यक्रम की दूसरी धारा को रोजगार आश्वासन योजना में विलय कर दिया गया। रोजगार आश्वासन योजना EAS में विलय कर दिया गया और इंदिरा आवास योजना तथा 10 लाख कुओं की योजना को जवाहर रोजगार योजना की पहली धारा न मानकर स्वतंत्र अस्तित्व दे दिया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम जवाहर रोजगार योजना के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा करना है। ये तो स्वस्पष्ट है। रोजगार पैदा होने से क्या होगा? रोजगार पैदा होने से जो व्यक्ति निर्धन हैं, जो समूह निर्धन है, निर्धनता से नीचे रहने वाले परिवार धन अर्जन कर सकेंगे और निर्धनता से ऊपर आ सकेंगे। वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। तो जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा करना है और
फिर दोहराती हूँ, ये सारी योजनाएं किस लिए हम पढ़ रहे हैं? निर्धनता को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो कार्यक्रम आरंभ किए गए, उसके अंतर्गत हम जवाहर रोजगार योजना पढ़ रहे हैं। तो जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा करना है, ताकि हमारे समाज के सबसे बड़े योजना परंतु कमज़ोर वर्ग ग्रामीण जनसंख्या का हितवर्धन हो सके। इस योजना की वित्त व्यवस्था के लिए कर निर्धारण वर्ष 1990-91 1990-91 से उन सभी निवासी करदाताओं रेजिडेंट टैक्स पेयर जिनकी आय 50,000 रुपये से अधिक है पर 8% अधिभारम को क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में सरचार्ज। क्या कहते हैं? सरचार्ज लगाया गया था। अब देखिए, पहले क्या था? 50,000 रुपये। अब इसकी सीमा बढ़ाकर क्या कर दी गई? 1,00,000 रुपये। और सरचार्ज को बढ़ा के क्या कर दिया गया था? पहले क्या था? 8%। अब कितना कर दिया गया? 12%। तो इसके बोझ को केंद्र और राज्य के बीच 80-20 के अनुपात में बांटा गया। अब ये बांटना 80-20, 40-40, ये सारा मैंने पिछली कक्षा में आपको समझाया है कि अनुपात क्या होता है। फिर भी आपकी सुविधा के लिए बता दूं, पुनः दोहरा देती हूं, जो बच्चे आज ही इस कक्षा से जुड़े हैं, कि मान लीजिए आपके पास इस योजना के लाभार्थी को आपको 100 रुपये देने हैं, तो 80 रुपये केंद्र सरकार देगी और 20 रुपये राज्य सरकार देगी। ये मैंने उदाहरण दिया है, ठीक है, ये पैरामीटर नहीं है। फिर उसके बाद, जबकि यह केंद्र योजना पंचायतों द्वारा ग्राम विकास खंड तथा जिला स्तर पर क्रमशः 70-15-15 के अनुपात में क्रियान्वित होती है। तो बच्चों, आज हमने जवाहर रोजगार योजना के बारे में जाना, हमने शहरी गरीबों के लिए रोजगार कार्यक्रम जाना, हमने कुटीर ज्योति कार्यक्रम को जाना, हमने इंदिरा आवास योजना को जाना। ये हमने मूलतः जो बहुत महत्वपूर्ण 4 कार्यक्रम थे निर्धनता को दूर करने के लिए हमने जाने, ठीक है। अब उसके बाद हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसके सब डिवीज़न हैं, मतलब उपयोजनाएं हैं, तो उसके बारे में जानेंगे, और वह है नेहरू रोजगार योजना। इसके बारे में हम आने वाली कक्षाओं में जानेंगे, ठीक है। अब मैं अपेक्षा तो आपसे यही कर रही हूँ, जबकि मैं भी जानती हूँ कि मेरी अपेक्षा का शायद 2 या 3% भी पूर्ण नहीं हो रहा है, पर ये मेरी अपेक्षा तब तक आप लोगों से बनी रहेगी जब तक आप मेरी कक्षा के विद्यार्थी हैं। और मेरी अपेक्षा यही है कि मैं वाकई ही अपनी तरफ से पूरी चेष्टा कर रही हूँ कि आपको एक एक नवीन जानकारी, नवीन योजनाएं आप तक मैं पहुंचा सकूं, उनकी जानकारी पहुंचा सकूं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के लिए की गई हैं। परंतु आप कितना सुन पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, इसके संबंध में मैं पूर्णतः अंधेरे में हूँ, क्योंकि मैं पाती हूँ कि जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर करती हूँ, आप में से एक भी विद्यार्थी नहीं देखता, तो कहीं ना कहीं मन बहुत उदास होता है। लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि शायद जो पुरानी परंपरा रही है कि विद्यार्थी ठीक परीक्षा से पहले चेतते हैं, ठीक परीक्षा से पहले जागते हैं, शायद वही परंपरा यथावत रूप में आप लोगों ने कायम कर रखी है। तो तब आप देखेंगे, तब शायद मेरी मेहनत सफल हो पाए। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप में से कुछ विद्यार्थी भी इन वीडियोस को देखते, क्योंकि बेटा ये सब चीज़ें एक दिन में कदापि याद नहीं हो सकती है, कि ये लंबी प्रक्रिया है। आप रोज़ जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना आप पढ़ेंगे, समझेंगे और उन्हें याद कर लेंगे, तो यकीनन आपके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अंक आएंगे। अब इसी शुभकामना के साथ कि आप आने वाले समय में अपने भविष्य को लेकर जागृत होंगे और अपने पाठ्यक्रम और उससे भी जुड़े हुए अन्य जानकारियों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ बहुत उन्नति कीजिए और जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाइए। ये शुभकामनाएं। धन्यवाद।